ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें आपका अगला टॉपिक आता है लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। यानी कि इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स के पीवाईक्यू करेंगे, लर्निंग के और इंटेलिजेंस के, अधिगम के और बुद्धि के सिद्धांत। क्योंकि पीवाईक्यू इनके कम थे तो एक ही लेक्चर में हम दोनों टॉपिक के कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है मैच द कॉलम के लिए। दो लिस्ट आपके पास दी हुई है। एक में दी गई है लर्निंग की थ्योरीज, यहाँ पर दी है आपको थ्योरीज, और लिस्ट टू में इनके दिए हैं प्रोपाउंडर, यानी कि प्रतिपादक। तो इनको आपको मैच करना है। तो 20 सेकंड का समय आपके पास इसमें रहेगा। तो सभी इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जब मैंने पीवाईक्यू करवाने से पहले इसकी पॉइंट टू पॉइंट सीरीज करवाई थी साइकोलॉजी की, तो सारी थ्योरीज ये मैं करवा के आया हूँ, और सारी मैंने आपको याद करवाई थी कि, और बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। पहला आता है इसमें ट्रायल एंड एरर की, कोशिश करते जाओ, बार बार ट्राई करो, गलती करो और सीखते जाओ। तो ये बोला है थॉर्नडिके ने। ठीक है? जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर अपना देख ले, और इनका मतलब क्या है, कौन सी थ्योरी में कैसे सीखना होता है, तो ये डिटेल में मैंने बताया था। तो उसमें आप रेफर इसको कर सकते हैं। लिंक उसका मिल जाएगा आपको इसके वीडियो के आई कार्ड में। फिर दूसरा है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग, ये दो कंडीशनिंग हमने की थी कि कोई भी हम कंडीशन जनरेट करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके लर्निंग कर सकते हैं। तो ये बोला था इवान पावलोव ने। फिर लर्निंग बाय इंसाइट, ये बोला है कोलर ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बताई है बीएफ स्किनर ने। तो ए का आपका फोर है, तो ए का फोर दो ऑप्शंस में है। बी का फर्स्ट है, तो दोनों में फर्स्ट ही है। सी का सेकंड, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि ये थ्योरी किसने दी। डिटेल में ज्यादा नहीं जाता है कि कौन सी, ये एग्जांपल आपको दे दें कि लर्निंग जो है इस तरह से घटित हो रही है, तो वो कौन से टाइप की थ्योरी। ठीक है, तो इतनी डिटेल में आपका नहीं जाता है। सिंपल थ्योरी का नाम और वो थ्योरी किसने दी है, यही आपसे पूछते हैं। ये हिंदी में है, तो जिसका हिंदी मीडियम है वो इस वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश कर सकते हैं इसकी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो सभी आप साथ के साथ, जितना भी समय आपको दिया जाता है, किसी आसान क्वेश्चन होगा तो 10 सेकंड का समय उसमें रहेगा आपके लिए, और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा, तो 20 सेकंड का समय आपके पास उसमें रहेगा। तो उन 10 या 20 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर जो है जरूर लिखें। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद ईमानदारी से अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कि अगर मान लिया 5 क्वेश्चन टोटल हो और आपके 5 ही ठीक है, तो 5/5 ऐसे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख के जरूर भेजें। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच दी कॉलम का है। इसमें भी सेम है। इसमें इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। तो यहाँ पर दी है थ्योरीज, और ये दिया है प्रोपाउंडर। तो ये भी हमने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। उन्हीं में से 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो जितने वो लेक्चर लिया है, तो उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिसने नहीं लिया है या फिर कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो पहले 20 सेकंड का समय आपके लिए है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सोल्व करने की। चलिए अब बताते हैं इसका, कि एंडरसन ने जो दी थी, ये हम करके आए हैं कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। फिर इसके बाद अगला आता है गार्डनर। गार्डनर ने बोला था जो मिल्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने
मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। फिर आता है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने दी थी तीन सिस्टम वाली ट्राई सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और जो सीसी था, या फिर सेकी भी बोल देते हैं इसको, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और भी बहुत सारे नाम मैंने आपको इसमें करवाए हैं। तो चार उनमें से आप पूछ लिए हैं, हो सकता है कि अगली बार कोई और चार आपसे पूछ ले, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सारा का सारा इसमें याद कर लेंगे जितने भी मैंने बताए थे आपको। तो ए का हो जाएगा इसका सेकंड। तो ए का सेकंड जो है एक ही ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हिंदी में है, तो कल कर सकते हैं इसको भी सॉल्व, वीडियो को पॉज कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्ट उपागम किस धारणा की व्याख्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रत्यक्षण का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया उपागम, अधिगम का सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट अप्रोच इज कॉल्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ विच कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ परसेप्शन, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच, और लास्ट है थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो 10 सेकंड का समय इसमें रहेगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको जब लेक्चर करवाया था तो उसमें बताया भी था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पीवाई की पूछा भी गया है। तो 10 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। तो थ्योरी ऑफ परसेप्शन में 7 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं 7 प्रिंसिपल्स में, और नाम नाम आपको उन प्रिंसिपल्स का याद करना था, उन्हीं 7 प्रिंसिपल्स में एक है गेस्टाल्ट अप्रोच, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, थ्योरी ऑफ परसेप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दिया गया था आपको। तो 7 प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल के लिए इसने क्वेश्चन पूछ लिया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन इस तरह बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन थ्योरी ऑफ परसेप्शन। तो चार में से तीन ऑप्शन तो दे दे आपको जो प्रिंसिपल्स हम दिए गए हैं उसमें, और फोर्थ ऑप्शन दे दे कि जो कोई और ही नाम दे दे, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। आगे आता है अब अगला क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। तो ये कौन सा उपागम, दैहिक उपागम है, सूचना संसाधन है, निर्देश अवस्था उपागम है, कृत्रिम बुद्धि उपागम है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिस्ट ए पर्सन कैन परसीव ओनली सर्टेन स्टिमुलाई एट ए टाइम बिकॉज इट कैन कलेक्ट ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन एट ए टाइम। तो सोमैटिक अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन स्टेट अप्रोच, और डी है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि आप एक समय पर एक ही सूचना का ग्रहण कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये आपसे पूछ रहे हैं। तो 10 सेकंड का समय है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई कीजिए। तो बहुत सारे स्टिमुलस एक ही समय पर हमारे पास आ जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक ही समय पर आप किसी ऑफिस में गए हो, या फिर घर में ही दो तीन लोग आपको एक साथ काम बता दें, तो आप बोलते हो कि पहले एक एक करके बताओ मुझे, यानी कि आप एक समय पर एक की ही सुन सकते हो। तो मतलब क्या है उसका, कि एक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसी को प्रोसेस आप एक टाइम पर कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी उसी का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो सूचना संसाधन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि प्रक्रमण, जिसमें आगत नई सूचना के निर्वचन हेतु संग्रहित ज्ञान के मतलब वो ज्ञान जो संग्रह किया गया है और योजनाओं का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है? संवेदी प्रेरक प्रक्रमण, अधो ऊर्ध्व प्रक्रमण, प्रत्यक्ष अनुक्रिया प्रक्रमण, और शीर्ष और निम्न प्रक्रमण। प्रोसेसिंग दैट यूजेज stored knowledge and schemes to interpret incoming new information is called sensory motor, bottom up perceptual response, और प्रोसेसिंग। तो 20 सेकंड का समय इसमें रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। तो समय शुरू होता है आपका, इसको ट्राई कीजिए। तो क्या बोल रहा है आपको कि पहले से ही स्टोर्ड नॉलेज है, यानी कि आपको उस चीज का पहले से पता है, और अब उस नॉलेज का यूज करके आपको कोई नई इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी है, समझनी है। तो ये कौन सी प्रोसेसिंग होती है, या फिर ये कौन सा प्रक्रमण है? तो यानी कि तो दो चीजें आती हैं जब हमारा ब्रेन कोई आइडिया बनाता है, ठीक है, या फिर जिसको हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में बोला था कंसेप्ट मैप, या फिर इसी का नाम लिया था हमने माइंड मैप। तो कंसेप्ट मैप और माइंड मैप तभी बना सकते हैं जब हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो बना लिया आपने, फिर क्या होगा इसके बाद? मतलब एक बड़ी पिक्चर आप बनाओगे, ओवरऑल सारी चीजें उसमें इंक्लूड करोगे। बिग पिक्चर फर्स्ट, किस चीज से? फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। एंड देन, और फिर हम जैसे मान लिया अभी आपको क्या करना है, अपना रूटीन ही बनाना है मान लिया पढ़ने के लिए। तो आप पहले एक रफ पेज के ऊपर बहुत सारी डिटेल लिख लेते हो, फिर उसमें से आप जो आपको काटने लायक लगती हैं कि तो बहुत सारी चीजें लिख दी मैंने, ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ये, फिर आप उसमें कुछ चीजें काट देते हो। तो काटने के बाद आपको एक स्पेसिफिक आपका रूटीन जो है वो मिल जाता है। तो पहले तो आपने एक बड़ी पिक्चर अपने माइंड में बना ली, एक आइडिया जनरेट कर लिया कि इतनी इतनी चीजें पॉसिबल हैं। फिर आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे उसको, ब्रेक इट डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेसिंग होती है कि बड़ी पिक्चर है, बड़ी मतलब टॉप पर है, और जब हम स्पेसिफिक की तरफ पहुंच जाते हैं तो वो हो जाती है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और वो थोड़ी सी नीचे वाले लेवल पे होगी, तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। और जबकि इसके विपरीत अगर हम देखना चाहें कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को जोड़कर आप एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग को कि एक बड़ी जानकारी थी, इसको आपने टुकड़ों में तोड़ लिया और अपने अपने काम के हिसाब से उसको यूज कर लिया। जबकि जो बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है उसमें काफी सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बिखरी हुई रहती हैं, और उनको मिलाकर हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेट करना है इनकमिंग नई इंफॉर्मेशन को। अब इनकमिंग जो नई इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो छोटा मॉलिक्यूल है, छोटे की तरफ आपको पहुंचना है, तो ये हो जाएगी टॉप डाउन प्रोसेसिंग। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च
विच ब्रेन वेव इज फाउंड टू बी एक्टिव ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो आप योगा के छात्र हैं, तो ये आपको बिना ऑप्शंस के पता होना चाहिए। तो इसमें आप अपना सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो 10 सेकंड का समय आपके पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऑप्शन दिखाऊंगा इसमें आप। और जिसको डायरेक्ट ना याद आए तो ऑप्शन देख के भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो 10 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में दो धारणाएं आपकी आती हैं। जो सीक्वेंस बनती है ब्रेन वेव्स की, वो बनती है डेल्टा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होती है। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी की थीटा। फिर उसके बाद आती हैं एल्फा। एल्फा के बाद बीटा और गामा। ये पांच वेव्स जनरली हम पढ़ते हैं ईईजी की रिकॉर्डिंग में, ब्रेन वेव्स। तो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की सीक्वेंस में लगी हुई। तो जो मेडिटेशन हम मानते हैं वो हम मानते हैं अल्फा वेव्स में। और ट्रांस यानी कि जिसको हम बोलते हैं समाधि, वो हम मानते हैं थीटा वेव्स में। लेकिन अगर मेडिटेशन दिया हो और अल्फा वेव्स ऑप्शन में ही ना हो, तो आप क्या लगाओगे? फिर आप थीटा ऑप्शन वहां पर लगाओगे। तो अगर अभी मैं इसके ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, अगर तो वहां पर आपको अल्फा ऑप्शन मिल जाता है तो आप अल्फा को टिक करेंगे, बेस्ट ऑप्शन उसका ये रहेगा। अगर अल्फा नहीं है तो उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन हम देखते हैं, वो है थीटा वेव्स। तो अल्फा वेव्स पहला ही ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन था। ब्रेन वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अभी साइकोलॉजी में नहीं बनेगा तो एनाटॉमी में बन जाएगा। एनाटॉमी में नहीं बनेगा तो आपकी 9th यूनिट में भी टॉपिक आता है, उसमें बन जाएगा। जैसे कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ब्रेन वेव्स और उसकी स्टेट को क्या करो, मैच करो। तो सेम क्वेश्चन है लगभग ये। तो 20 सेकंड का समय आपके पास है, तो अब इसको सोल्व कीजिए। तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में ही पढ़ के आए हैं कि मेडिटेशन में तो हमारी अल्फा वेव्स एक्टिवेट रहती है, तो ए का तो 4 ही आना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में तो हमें ए का 4 कहीं भी नहीं दिखता है। यानी कि उसके बाद दूसरा बेस्ट ऑप्शन मैंने क्या बताया था आपको, यानी कि ए का तो 4 नहीं आएगा। अल्फा के लिए यहाँ पर मेडिटेशन इन्होंने नहीं बोला है, तो फिर थीटा के लिए होगा। सिंपल है, और तो किसी में जाएगा नहीं। तो सी का देख लीजिए कि 4 है कहीं पर, तो दो ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन में रहेगा। तो एक तो चीज आपको मिल गई। अब अल्फा में अगर मेडिटेशन नहीं है तो क्या होगा? मेडिटेशन में ध्यान में हम रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि रिलैक्स अवस्था किस में आ जाएगी? अल्फा में। फिर बीटा में आएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। और वैसे तो मैं दोबारा सीक्वेंस एक बार बता देता हूँ आपको। पहला आता है डेल्टा, फिर आता है थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि सबसे कम एक्टिविटी, या फिर जिसमें कोमा की स्टेज भी बोल सकते हैं। आप कोमा के पेशेंट में जो जो लक्षण होते हैं वो सारे आप डेल्टा की स्टेज में मान सकते हो, ठीक है। या फिर इसको मान सकते हो कि बहुत गहरी निद्रा में जब हम होते हैं तो डेल्टा वेव्स एक्टिवेट रहती हैं। या फिर इसमें हम पढ़ के आए हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट इसमें हो जाता है, ठीक है। फिर थीटा वेव्स में थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि हम गहरी नींद की बात नहीं करेंगे, अब बस हम
नींद की बात करेंगे। और ट्रांस और समाधि इसमें आती है, ये मैंने बता दिया था पिछले में। फिर इसमें आप अब सो नहीं रहे हो, बस लेटे हो और रिलैक्स अवस्था में लेटे हो, तो रिलैक्सेशन आ जाएगा। और इसमें मेडिटेशन आ जाएगा अल्फा में। फिर बीटा में आप खड़े हो जाते हो और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो एक्साइटेड। और इसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, या फिर इसमें साइकोसिस भी हो सकती है। मतलब इतनी ज्यादा ब्रेन वेव एक्टिवेट हो जाती हैं इसमें कि पागलपन भी आ सकता है। और जो भी एक एपिलेप्सी का अटैक आता है, मिर्गी का दौरा आता है, तो उसमें भी गामा वेव्स ही एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी इसमें हो सकती है। हो सकता है ये क्वेश्चन ड्रॉप भी हुआ हो, क्योंकि नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए मेरे हिसाब से, डेल्टा का आना चाहिए एक्सेस टू अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन इसने लिखा है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कभी भी डेल्टा में नहीं होती है। लेकिन चूंकि अगर ये ड्रॉप नहीं भी हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बेस्ट ऑप्शन इसमें चूज करना होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है। तो अल्फा में ए का थ्री आपका दो ऑप्शंस में है, और सी का हमने देख लिया था कि फोर है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके लर्निंग और इंटेलिजेंस के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपका सेम क्वेश्चन हिंदी में है तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो का या फिर किसी और क्वेश्चन का, पूरे टॉपिक का जो भी आपको डाउट हो, आप पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को